चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं इसको। देखिए अभी हाल में जो एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी का है या फिर जो है शिक्षक भर्ती का है, इसमें से जो हड़प्पा सभ्यता ऐसा टॉपिक है जिसमें लगभग एक दो क्वेश्चन तो बनेंगे ही। और हाल में अभी जो देखिए जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ है, एमपी पीसीएस का एग्जाम हुआ है, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाए गए हैं जहां आपको किसी भी किताब में लगभग नहीं मिलता है। तो हमने जो है इसके लिए आपके लिए जो कंटेंट लाए हैं वो कई ऐसे बुक्स से निकाल कर हमने लाया है जिसमें आप उसको ऐसे लोग पढ़ते नहीं। जैसे उपिंदर सिंह का किताब है जो पेयरसन से आता है, जैसे आप देख लीजिए रोमिला थापर की एक किताब है अर्ली इंडिया, तो उसमें बहुत सारे कंटेंट हैं। तो मैंने वहाँ से लाया क्योंकि अभी एक हाल में एग्जाम हुआ है यूपी पीसीएस का, उसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछे हैं और वो फैक्चुअल है। ठीक है, तो हो सकता है मे बी अब जो है जिस प्रकार से पैटर्न बदला है तो प्रश्न पूछने के तरीके भी अब जिस तरीके से देखे आप लोग जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे वो देख रहे होंगे किस प्रकार से प्रश्न पूछने के तरीके इन्हांस हुए हैं। तो हमने उस सब को जो है इसमें डाल रखा है। इसमें घटना चक्र के भी जितने भी सारे नए नए प्रश्न हैं उसको मैंने पॉइंट पे बना करके इसमें कर रखा है। तो ओवरऑल जो है ये मतलब अगर एक वीडियो में कंप्लीट हो जाता तो ठीक है, नहीं तो एक और वीडियो इसमें बनाना पड़ेगा हमको। तो आपके लिए काफ़ी मतलब सफिशिएंट हो जाएगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जहाँ तक अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो आप उत्तर पश्चिम में खास करके जो गंगा जमुना सॉरी खास करके जो सिंधु घाटी का जो इलाका है, आप घग्गर हकरा का इलाका है, इन इलाकों में हड़प्पा जो सभ्यता है इसका विस्तार देखेंगे। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारा कारण ये है कि देखिए जब जिस समय हड़प्पा सभ्यता का विकास हो रहा था, चूँकि हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत में क्रमिक जो है प्रक्रिया का एक परिणाम है और उसके कारण जो है आप हड़प्पा सभ्यता का विकास इस रीजन में देखेंगे क्योंकि वही रीजन है जब पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल से जो है नव पाषाण काल तक सभ्यताएं विकसित हुई है। और वही नव पाषाण काल में जो ग्रामीण संस्कृतियां विकसित हुई, वही ग्रामीण जो संस्कृतियां हैं वो आगे जा करके टाउन का रूप ले लेती हैं और वहीं से हमको हड़प्पा का सभ्यता का विकास देखने को मिलता है। हम पीछे ना जाएंगे, हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है उसको तीन भागों में विभाजित करते हैं। एक है प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और परवर्ती हड़प्पा। हम तीनों को अच्छे तरीके से इसको समझें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक है कि प्राक हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता के पहले का पार्ट है, वो हम किस में रखेंगे। जैसे अब देखिए कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो डेट हैं उसका जो टाइमिंग है उसके संदर्भ में बहुत सारे विवाद हैं। जैसे अब एनसीईआरटी जो लिखता है वो 2600 से 1900 लिखता है। जो कार्बन C14 के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता का डेट लगा है पता, उसको जो है हम देखते हैं कि ये लगभग 2350 से 1750 के बीच में है। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे विवाद हैं कि किसने क्या कहा किसने नहीं कहा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए बात यह है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो सबसे पहले इसकी जानकारी जो है वो मिली है एक व्यक्ति, उसका नाम है चार्ल्स मेसोन। लगभग 1777 ईस्वी की बात है। उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताए हैं कनिंघम ने। और अंत में जब इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे का विकास हो गया, स्थापना हो गई, तो जब जॉन मार्शल आए तो जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में इंटरेस्ट ली। और उसके बाद जो है दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी, आप देख रहे हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो है ऐसे ऐसे साइट हमारे सामने आए। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि कितने सारे जो है अभी रिसेंट में जो साइट ऑफ सनौली जो उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रकार से नए नए अब साइट आ रहे हैं। अगर जो है देखिए अब इसमें विवाद है। विवाद ये है कि हड़प्पा सभ्यता का जो खुदाई हुआ है उसमें फ्लैट जिसे क्षैतिज खुदाई कहते हैं, क्षैतिज खुदाई न होकर के हमारे क्या वर्टिकल खुदाई हुआ है। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता के आज भी अवशेष बहुत अधिक मात्रा में है जो दबे हुए हैं, उनका उत्खनन नहीं हो पाया है। तो अब आगे चलते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम एक एक चीज़ करके इसमें डील करे हैं। हम जो है चूंकि ऑप्शन लेवल का तो क्लास नहीं, चूंकि वन लाइनर क्लास है, तो हम सीधे सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं, सीधे सीधे फैक्ट पे आ जाते हैं और इसमें कॉन्सेप्ट भी है। तो अब देखिए थोड़ा सा एक बात हम मतलब मैंने एक किया है कि पहले मैं आपके लिए मैप लेकर आया हूँ। ठीक है, तो मैप से जो है आपका बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको देखिए, पहले देखिए अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है, अगर आपको ये दिख रहा हो तो आप देखिए यहाँ पर
हाँ, अब पहले इस मैप को देखिए कि सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हड़प्पा। अगर आपको दिख रहा हो तो दिख रहा है, हड़प्पा दिख रहा है। चलिए, ये हड़प्पा है। हड़प्पा है कहाँ? तो हड़प्पा देखिए यहाँ पर है, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। जो है डावरकोट जो है ये भी पूछते हैं, डावरकोट है कहाँ? तो 2 नंबर पे है, 2 नंबर आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ये भी पाकिस्तान में ही है। एक है सीवी, सीवी 3 नंबर पे, ये भी पाकिस्तान में ही है। एक स्थल है संधानवाला, ये भी पाकिस्तान में ही है, 4 नंबर पे आप देखिएगा कि आपको मिल जाएगा, ये पाकिस्तान राजस्थान के बॉर्डर पर। एक है सुकुर, सुकुर भी जो है पाकिस्तान में ही है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा सुकुर। फिर आपको मिल जाएगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो आप 6 नंबर पे आपको देखिए, यहाँ ये मिल जाएगा सिंधु नदी के किनारे। आपको कोटदीजी मिल जाएगा 7 नंबर में, कोटदीजी भी यहीं पे है, सिंधु नदी के किनारे ही, मोहनजोदड़ो के बगल में ही है। आपको अलीम मुराद मिल जाएगा 8 नंबर पे, अलीम मुराद जो है ये भी पाकिस्तान में ही है। और चांदहुदड़ो ये भी आपको पाकिस्तान में ही मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आगे देखिए आमरी, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि आमरी कहाँ है, तो ये भी पाकिस्तान में ही है। बालाकोट कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में ही है, 11 नंबर पे देखिए यहाँ पर समंदर किनारे। एक है अल्लाह दीनो, ये भी पूछ लेते हैं, ये भी समुद्र किनारे पाकिस्तान में ही है। नुहातो, नुहातो 13 नंबर पर, यही पाकिस्तान में है। कुल्ली, ये भी पाकिस्तान में है। सुतका कोह, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुतका कोह आपको यहाँ मिल जाएगा 15 नंबर पे। और सुतका गेंडोर, ये भी आपको मिल जाएगा बलूचिस्तान में, जो इस इलाके में हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो दशक नदी के किनारे है वो है कौन सा? तो सुतका गेंडोर है। एक ये सोथी, सोथी भी आपको 17 नंबर पर मिल जाएगा। सोथी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, सोथी मिल जाएगा आपको राजस्थान में, राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर। सोथी संस्कृति के बारे में आगे आपको हम जब मौका मिलेगा तो आपको देखेंगे। एक है ये कि मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर में आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये देखिए चिनाब नदी के किनारे। रोपड़ आपको मिल जाएगा पंजाब में, दूसरे नंबर पे रोपड़। संघोल तीसरे नंबर पे, संघोल ये भी पंजाब में मिल जाएगा। रोहिल, रोहिल आपको मिल जाएगा ये भी पंजाब में। आपको राखी गढ़ी, राखी गढ़ी को कौन नहीं जानता, देखिए आपको मिल जाएगा ये आपको हरियाणा में। कुनाल और बनवाली, कुनाल और बनवाली आपको 6 नंबर में मिल जाएंगे। ये कहाँ आपको मिलेंगे? ये भी मिल जाएंगे आपको राजस्थान में। बालू, बालू भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बालू है कहाँ पे, तो बालू भी आपको मिल जाएंगे कहाँ? तो ये है आपका हरियाणा में। सीसवाल जो है ये भी आपको मिल जाएंगे हरियाणा में ही। अब ये आलमगीरपुर, ये मिल जाएगा आपको उत्तर प्रदेश यहाँ पर। कालीबंगा, कालीबंगा आपको मिल जाएगा इस इलाके में राजस्थान में। बालाथल, बालाथल भी आपको मिल जाएगा 11 नंबर पे राजस्थान में। धौलावीरा गुजरात में। सुरकोतड़ा ये भी आपको गुजरात में मिल जाएगा। नागेश्वर ये भी आपको गुजरात में मिल जाएगा। रोजदी ये भी आपको गुजरात में मिल जाएगा। और प्रभास ये भी आपको गुजरात में मिल जाएगा। और पादरी भी आपको गुजरात में ही मिलेगा। रंगपुर 18 नंबर पे है, ये भी आपको गुजरात में ही मिलेगा। लोथल गुजरात में मिलेगा, है ना। भगत्रावन वो भी मिल जाएगा आपको गुजरात में ही। और देसलपुर ये भी आपको गुजरात में ही मिलेगा। देसलपुर, देसलपुर देसलपुर आपको गुजरात में ही है। और दायमाबाद ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। तो इतना स्थल आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पूछ लेते हैं कि कौन सा स्थल कहाँ पे है, कौन सा स्थल किस राज्य में पड़ता है, ठीक है। तो इसको एक बार आप 2-3 बार अगर सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन सा स्थल है कहाँ पे। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब जहाँ तक आप सिंधु सभ्यता की हम बात करते हैं तो इनके नगर निर्माण पद्धति, इनके सामाजिक व्यवस्था, इनके प्रशासनिक व्यवस्था, इनके राजनीतिक व्यवस्था और इनके सांस्कृतिक व्यवस्था और इनके जो वैज्ञानिक तकनीक है, इनकी जो लिपि है, इनके जो मूर्ति बनाने की कला है, ये सारे चीज़ें हमको एक जगह पे देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ अगर हम एक ही बार में सबको ले लेंगे तो चीज़ें जो है सिंप्लीफाई नहीं होगी, वो याद करने में आपको बेहतर नहीं होगा। तो हमने जो है एक एक करके टॉपिक उठा करके आपके सामने रखा हुआ है, तो इसको पहले देखते हैं। देखिए, हाँ, अब देखिए सबसे पहले चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसका जो टाइम पीरियड है जो एनसीईआरटी कहता है वो है 2600 से 1900।
ईस्वी पूर्व तक का काल है जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन C14 कहता है, कार्बन 14 कहता है कि इसका जो काल है वो 2350 से लेकर के 1750 के बीच में है। ठीक है, अब आप जो अच्छा लगे, जो एग्जाम में अच्छा क्या लगना है, जो एग्जाम में आए उसको आप टिपना है। अब देखिए पहला पॉइंट है, कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल के ताम्रपाषाण युग में है। अब देखिए आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या हुआ, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि इसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़े नहीं गए। ठीक है, तो लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़े नहीं गए, तो इसमें हम आद्य ऐतिहासिक काल में या ताम्रपाषाण युग में है कौन, तो यह है आपका जो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। कहता है कि इसके अध्ययन के स्रोत में टेराकोटा फिगर, यानी कि टेराकोटा की जो मूर्तियां हैं, टेराकोटा के जो आप देख सकते हो कि मनके हैं, टेराकोटा के जो बर्तने हैं, इनके अध्ययन के स्रोत के रूप में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए अब अध्ययन स्रोत की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, एक साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में बर्तन, मुद्रा, कंकाल, घर, मकान, जिगूरत, मंदिर, मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ें जो है वो पुरातत्व में आती हैं। और साहित्य में जो स्क्रिप्ट में लिखा, जो लिपि में लिखा हुआ है वो साहित्य में आता है। लेकिन याद रखिएगा कि जो वेद है हमारा, जो जिस समय वेद को लिखित रूप नहीं दिया गया वो हमारे साहित्य में नहीं आएगा। यानी कि वैदिक काल जो है वो साहित्यिक साक्ष्य, चूँकि वैदिक काल में साहित्य का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, साहित्य को लिखित रूप नहीं दिया गया था, इसलिए वैदिक काल को भी हम आद्य ऐतिहासिक काल में ही रखते हैं, उसको ऐतिहासिक काल में नहीं रखते। चलिए, तो कहता है कि हम महल, खंडहर, मुहर, मनके, बाट एवं वस्तुएं इत्यादि प्रमुख हैं जो है हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के स्रोत के रूप में। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि प्राप्त हुई है किंतु उसको अभी पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, अच्छा हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या है, जरा कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो उसको कहते हैं बाउस्ट्रोफ्रेंडम लिपि, बाउस्ट्रोफ्रेंडम लिपि या फिर गौमूत्री लिपि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को कहते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं भाव चित्रणात्मक लिपि। हाँ, उसी को हम कहते हैं भाव चित्रणात्मक लिपि। ठीक है, आगे चलिए, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के 3 भागों में, हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक प्राक हड़प्पा सभ्यता 3500 से 2600 ईस्वी पूर्व, एक है हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व, और एक है परवर्ती हड़प्पा, वो है 1900 से 1700 ईस्वी पूर्व में। देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्राक हड़प्पा का टाइम पीरियड कितना है, हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड कितना है, और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड कितना। परवर्ती हड़प्पा सभ्यता का मतलब जब हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन होने के बाद हड़प्पा सभ्यता का जो अवशेष बचे उसको कहते हैं परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता अपने जब मतलब कि क्या कर सकते हैं कि अब अपने जो पीक पर होगा, तो पीक के पहले शुरुआती हड़प्पा सभ्यता को हम कहते हैं पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता या फिर प्राक हड़प्पा सभ्यता, और जो पीक पे हड़प्पा सभ्यता होगा उसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक, अब आइए कि हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है किंतु यह ताम्रपाषाण काल में आता है, क्योंकि इस सभ्यता के अधिकांश स्थलों से तांबा एवं पत्थर के उपकरण मिले हैं तथा कुछ स्थलों से कांसे के उपकरण मिले। देखिए हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता तो कहते हैं, लेकिन इसको हम ताम्रपाषाण काल में ही रखते हैं, क्योंकि ताम्रपाषाण काल में ही इसको इसलिए रखा, तांबे के बने हैं ना कि ज़्यादा कांसे के उपकरण बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुए। आप देखते हैं कि मोहनजोदाड़ो से एक जो कांसे की मूर्ति मिली है, उस मूर्ति को बनाने में जो प्रयोग हुआ विधि उसको कहते हैं द्रव्यमोम विधि। ठीक है, आगे चलिए। अब कहता है कि देखिए चार्ल्स मेसॉन ने 1772 ईस्वी में हड़प्पा स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के दबे होने के प्रमाण दिए बात की थी, लेकिन फिर ये चुप हो गए, ये चले गए लंदन। उसके बाद आए जो है 1885 में कनिंघम, इन्होंने इसका अवलोकन किया। जब अब ये जा रहे थे तो फिर जो है जो जॉन मार्शल उनको बताया कि देखिए वहाँ पे एक साइट है, उसको ज़रा सा आप उत्खनन करवाइएगा। तो बाद में जब जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो गठन हो गया, उसके बाद जब जॉन मार्शल उसके प्रधान बने, जो कि प्रथम प्रधान थे, जॉन मार्शल अध्यक्ष थे उनके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो उसके बाद जो है इन्होंने जो राखलदास बनर्जी और दयाराम साहिनी वगैरह को जो नियुक्त करके और जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जो आगे आप देखते हैं कि खुदाई करवाई। अब आगे चलिए, आगे कहते हैं कि देखिए कि
कहता है कि देखिए कि हाँ, कहता है 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल को जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष बनाया गया, तब जो है दयाराम साहनी को लेकर के 1921 ईस्वी में है ना हड़प्पा की खुदाई करवाई, और फिर 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो राखलदास बनर्जी हैं जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी, तो एक्चुअल में मोहनजोदड़ो को हड़प्पा संबंधित चीज़ें खोजने नहीं गए थे, ये कुषाण काल के टीले की खुदाई करने गए थे। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा हुआ है यहाँ से पहले से भी, कि जो राखलदास बनर्जी हैं वो जो मोहनजोदड़ो की खुदाई की है, देखिए मोहनजोदड़ो की खुदाई एक्सीडेंटल हो गई है, क्योंकि वहाँ जो है पहले मोहनजोदड़ो है जहाँ पर एक कुषाण काल का टीला हुआ करता था, तो उसकी खुदाई के लिए वो गए थे। लेकिन जब उसकी खुदाई हो रही थी, तो खुदाई की जब गहराई अंदर जब खुदा मतलब अंदर जब गहराई में गए, तो उनको कुछ एक नया मतलब प्लान जैसा मिल गया, और उनकी जब खुदाई की तो फिर जो है वो लंबा सा एक जो है टाउन प्लानिंग मिल गया उनको, और फिर जो वहाँ से निकल गया जो है मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला भी हम लोग कहते हैं। और इसी पे मूवी भी बनी है मोहनजोदड़ो, जिसमें ये है ऋतिक रोशन का जो एक्टिंग है वो। अब आगे चलते देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में विभिन्न मत प्रचलित हैं। अब हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ इसके संदर्भ में विभिन्न प्रकार के मत प्रचलित हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, चूँकि ये तो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के जो है निर्माण में विभिन्न प्रकार के मत, ये ऑप्शनल का टॉपिक है, लेकिन चूँकि ऑब्जेक्टिव में बनाकर पूछ देता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माण हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है, इसके संदर्भ में कौन कौन से मत प्रचलित हैं। तो एक है कि द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा, दूसरा है मेसोपोटामिया उत्पत्ति की अवधारणा, और तीसरा है अकस्मात उद्भव की अवधारणा, और चौथा है क्रमिक उत्पत्ति की अवधारणा। ये सारे अवधारणाएं आप एक बार याद रख लीजिएगा कि जो है हड़प्पा सभ्यता के निर्माण में कौन कौन से अवधारणाएं दी गई है। तो अब आगे चलते हैं। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव में क्रमिक उत्पत्ति की अवधारणा स्वीकार किया गया है। देखिए अब क्रमिक उत्पत्ति की अवधारणा अमलानंद घोष ने दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भारतीय क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ, जैसे कैथा संस्कृति है, मालवा संस्कृति है, झूकर संस्कृति है, झाकर संस्कृति है, तो इन संस्कृतियों के क्रमिक विकास से हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है, ऐसा अमलानंद घोष वगैरह का कहना है। ठीक है, कहता है कि अर्थात हड़प्पा सभ्यता का उद्भव ग्रामीण संस्कृतियों के क्रमिक विकास का परिणाम माना जाता है। कहता है जो देखिए मेहरगढ़ एवं किली गुल मोहम्मद अफगानिस्तान के मुंडीगढ़, पंजाब के जलीलपुर के समीप लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में विकसित हुई थी। ये जो संस्कृतियां हैं वो है ना, इन्हीं के क्रमिक विकास से जो है हड़प्पा सभ्यता का निर्माण हमें देखने को मिलता है। अब देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप कैसा है। अब हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा है तो आप देखेंगे यहाँ पर, कहता है कि देखिए भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता, ठीक है, जिसको हम कांस्युगीन सभ्यता भी कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, यह कांस्युगीन सभ्यता थी। इसका नगर जो है ग्रिड पद्धति पर आधारित था, चेस बोर्ड जैसा। यहाँ के सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये तो आप लूसेंट वगैरह में भी इंफॉर्मेशन आप देख सकते प्रकार से। हाँ, उसी प्रकार जो है जल निकासी का एक बेहतर प्रबंध यहाँ देखने को मिलता है। और जो है सबसे बड़ी बात है कि पानी, पीने के पानी और जो गंदे पानी है, दोनों के बीच में एक मतलब आपको देखेंगे कि अलग किस्म का अंतर है। पीने के पानी के लिए आप देखो कि जो है बड़े बड़े तालाब का निर्माण किया गया है, वहाँ से पानी जो है छन के आते हैं, और सभी के घरों में मतलब कुएँ बनाए गए हैं, और कुआं में पानी जो आता है वो छन के आता है ना, वो जो फिल्ट्रेशन सिस्टम के आधार पर आता है। और जल निकासी के लिए आप देखें कि घर की जो नाली है उसको गली की नाली से जोड़ा गया है, और गली की नाली को उसको रोड पर जो मेन नाली है उसे जोड़ा गया है, और मेन जो नाली है उसको सफाई करने के लिए मेन होल भी दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आगे है कि प्रमुख नगरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वी भाग में निचला शहर, ठीक है, और पश्चिमी भाग में दुर्ग बताए गए हैं, दुर्ग का निर्माण किया गया है। संभवतः दुर्ग में शासक लोग निवास करते होंगे। ठीक है, देखिए अभी लेकिन शासक के बारे में हड़प्पा सभ्यता में पता नहीं चला कि शासक है कौन। अब इसमें बहुत सारा विवाद है, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता के शासक हैं कौन, पुरोहित हैं कि कोई जमींदार वर्ग के लोग हैं कि कोई प्रॉपर शासक है, जिसकी जानकारी हमको नहीं मिलती। लेकिन कोई तो शासक रहा होगा जिसने हड़प्पा सभ्यता को इतना वेल मैनेज किया हुआ है कि सड़कें समकोण पर बनाई गई हैं, लोगों को जो है आने जाने की सुविधाएं, देखो सड़कें भी जो है 10 फीट चौड़ा है,
ताकि जो है गाड़ी आया जा सके, और इतना बढ़िया तरीके से मैनेज किया गया है। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई तो शासक रहा होगा। आज देखिए कि आज हम लोग इतना डेवलप कर गए हैं, फिर भी लोग सिग्नल जंप कर जाते हैं। तो आज इतना प्रशासन मजबूत होने के कारण बावजूद भी लोग सिग्नल तोड़ने वाले, वायलेंस करने वाले की कमी नहीं है। तो उस समय जब इतना बढ़िया वेल मैनेज प्रशासन है तो कोई तो रहा होगा, क्योंकि लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है। इस कारण से हड़प्पा सभ्यता के धर्म दर्शन, हड़प्पा सभ्यता की जो फिलॉसफी है और हड़प्पा सभ्यता में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसको हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। अब आगे चलिए, कहता है कि देखिए यहाँ के नगरों में विविधता देखी गई है। लोथल और सुरकोटदा में कोई आवासीय विभाजन नहीं हमको देखने को मिलता। लोथल और सुरकोटदा में कोई आवासीय विभाजन नहीं, मतलब जो टाउन प्लानिंग है लोथल में और सुरकोटदा में वो एक ही में है, इसी में सब लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कि बहुत सारे जैसे हड़प्पा, वहाँ पे दो विभाजन है कि एक दुर्ग क्षेत्र है, दूसरा गढ़ी क्षेत्र है, सॉरी एक दुर्ग क्षेत्र है, दूसरा सामान्य वर्गों के लिए रहने के लिए क्षेत्र है। तो ये देखेंगे। आगे है कि देखिए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा में दोहरे विभाजन है। एकमात्र ऐसा शहर धौलावीरा है जहाँ पर विभाजन 3 रूपों में है ना, एक बीच का क्षेत्र, फिर बीच का क्षेत्र, फिर बीच का क्षेत्र, मतलब बीच में जो है। अब देखिए कि जो गढ़ी क्षेत्र जिसमें राजा वगैरह जो भी मैनेजमेंट संभालते होंगे वो रहते होंगे, उसके बाद जो है जो मिडिल क्लास के लोग, और सबसे किनारे में शिल्पी वगैरह जो भी आउटसाइडर होंगे वो रहते होंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। तो एकमात्र ऐसा धौलावीरा स्थल है जहाँ पर तीसरा विभाजन हमको देखने को मिलता है। अधिकांश शहरों में दोहरे विभाजन है, खास करके हड़प्पा और जो है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा याद रखिएगा, यहाँ पर दोहरे विभाजन है। लोथल और सुरकोटदा में कोई विभाजन नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। कहते देखिए कि शहरी क्षेत्रों में मकान के निर्माण में धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा सभ्यता में जो शहरी क्षेत्र है उसमें जो मकान का निर्माण हुआ है, इसमें धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, देखिए हाँ प्रयोग हुआ है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, मतलब ईंट बना करके उसको एक के दूसरे लेयर बना देते थे। लेकिन याद रखिए कि ईंटों को, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता में ईंटों को जोड़ने के लिए किस प्रकार के मटेरियल का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों को जोड़ने के लिए किस प्रकार के मटेरियल का प्रयोग किया जाता था, तो उसमें था डामर, है ना, और जिप्सम। इसके मतलब ये 2 मटेरियल का प्रयोग किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में ईंटों को जोड़ने के लिए, और अक्सर तो मिट्टी के ही प्रयोग करते थे। हाँ आगे देखिए कि हड़प्पा नगरीकरण का आधार वाणिज्य व्यापार ने तैयार किया था, तथा उन्नत नगर निर्माण योजना एवं वाणिज्य व्यापार एक सक्षम शासक वर्ग की स्थिति को दर्शाता है। बिल्कुल, मतलब वाणिज्य वहीं पे बेल तरीके से, जब बढ़िया तरीके से चल सकता है जहाँ पर एक ऐसा शासक व्यवस्था हो, एक ऐसा शासक वर्ग हो जो उस व्यवस्था को मैनेज करने में सक्षम हो। नहीं तो आज देख रहे हैं, आज से हम कंपेयर करते हैं कि इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी आज फ्रॉड और जो है जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वायलेंस और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की जो स्थिति होती है, उस काल में भी तो ऐसा होता होगा। लेकिन देखिए कि बाट बटखारे, उनके जो माप तोल की इकाई है, उनके जो मूर्ति बनाने की कलाएँ हैं, इस सारे को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई तो शासक वर्ग रहा होगा। विडंबना ये है कि अभी तक उसकी लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, और जब तक लिपि नहीं पढ़ी जाती तो हमें इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। देखिए अभी एक साइंस का लिमिटेशन है ना। हम लोग भले चांद पर चले गए, मंगल पर चले गए, दूसरे मतलब कि गैलेक्सी में भी हम लोग झांक लिए, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है। ये भी एक साइंस का लिमिटेशन है। अगर कहीं आप लिख रहे हो साइंस पे मेंस में, तो इसको आप कोट कर सकते हैं कि साइंस के लिमिटेशन से प्रश्न पूछ देते हैं मेंस में भी। अगर क्वेश्चन आ गया कि क्या विज्ञान जो है, विज्ञान हमारे समाज के लिए अभिशाप नहीं वरदान है, तो अभिशाप में इसको आप डाल सकते हो। इस लाइन को आगे चलते हैं। कहता है कि देखिए हड़प्पा सभ्यता के धर्म के स्वरूप में भी व्यापक विविधता देखने को मिलती है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो धर्म है उसमें भी हमको व्यापक विविधता देखने को मिलती है। विविधताएं क्या है जो हम देखेंगे। देखिए अब चूंकि हमने सोचा है कि इसको हर तरीके से हम कंपेयर करके चलें, तो देखिए मिलती है। हाँ, इस काल में अग्नि पूजा, जल पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, सर्प पूजा, मातृदेवी की पूजा, पशुपति शिव की पूजा का प्रचलन था। यहाँ देवियों की पूजा कुमारी के रूप में की जाती थी। ठीक है, अब देखिए कि जैसे कि हड़प्पा सभ्यता है वो बहुदेववाद पर आधारित है। वहाँ पे पुरुषों की पूजा होती है, वहाँ महिलाओं की पूजा होती है, वृक्ष की पूजा होती है, सांप की भी पूजा होती है। एक बार प्रश्न पूछा था कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता में जो सर्प की पूजा होती है वो किसको डिनोट करता है, वो किससे संबंधित है। तो याद रखिए जो सर्प है
सांप है जो है वो सेक्स सिंबल है, ठीक है, जो सांप है वो सेक्स सिंबल है, तो इसको डिनोट करता है हड़प्पा सभ्यता। हाँ, अब आगे चलिए, देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण किस प्रकार से हैं, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण किस प्रकार के हैं, तो हाँ, अब देखिए कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण, हाँ, हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण, ये कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का कि हाँ, इस सभ्यता की मुख्य विशेषता नगर निर्माण है, योजना है जो ग्रिड पद्धति पर आधारित है। दूसरा है कि यहाँ के नगरों में विविधता देखी गई है, लोथल और सुरकोटदा में कोई आवासीय विभाजन नहीं है, वही मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा में दोहरे विभाजन है, पहले में मैंने करवा दिया है। एकमात्र शहर धौलावीरा है जहाँ पर 3 भागों में विभाजित हुआ है शहर, है ना, गढ़ी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और निचला क्षेत्र। कहता है मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी है, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 10 मीटर चौड़ी है, मतलब कि लग रहा है कि हाईवे है, चौड़ी है। यहाँ से सड़कों के पक्कीकरण के साक्ष्य भी मिलते हैं। कहता है कि हड़प्पा नगर के प्रत्येक मकान में अनेक कमरे हुए हैं, हड़प्पा नगर के प्रत्येक मकान में अनेक कमरे हैं, कुएं हैं, स्नान घर है, रसोई घर है, शौचालय है, आंगन होते थे। अधिकांश घरों में फर्श कच्चे होते थे, केवल कालीबंगा के मकानों में फर्श के पक्कीकरण के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर हैं, लगभग नगरों में सारी सुविधाएं हैं। घरों में जो है मतलब कि जो कुएं हैं, वहाँ पे रसोई घर है, वहाँ पे बाथरूम है, वहाँ पे शयन कक्ष है, वहाँ पे आंगन है, और सबसे बड़ी बात है कि जो छत है, छत से पानी गिराने के लिए नरमुखे लगाए गए हैं। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, ठीक है। कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आडंबर प्रेमी नहीं हैं, उपयोगिता और जन कल्याण पर बल दिया है। देखिए, आडंबर का मतलब क्या होता है? आडंबर का मतलब है दिखावा करना। जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में लोग हैं, वो बड़े बड़े अपने जो मूर्तियां बनवाई हैं, वहाँ बड़े बड़े मंदिर बनवाए, बड़े बड़े जिगुरत बनवाए हैं, मिस्र और जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इसमें। लेकिन भारतीय सभ्यता में, जबकि उसी के समकालीन है, भारतीय सभ्यता में कोई मंदिर, मस्जिद, जिगुरत की जो है यहाँ पर निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ जो है जन सामान्य के लिए, जन कल्याण के लिए लोगों पर धन खर्च किया जाता था, ठीक है। आप जाके देखिए, मिस्र में इतने बड़े पिरामिड बना दिए। आप देखिए वहाँ के जो राजा है तुतनखामुन, उसकी कई मूर्तियाँ हैं। तो आप वहाँ के जो लोग, वहाँ के जो राजा होते थे, वो सोने चांदी पे ज़्यादा, अलंकरण पे ज़्यादा बल देते थे। तो ये कहता है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के भवनों में चतुर्भुजाकार एवं वर्गाकार स्तंभ का प्रयोग हुआ है। देखिए, चतुर्भुजाकार और वर्गाकार स्तंभ का प्रयोग हुआ है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो भवन है उसमें। स्तंभ का मतलब पिलर, और गोलाकार पिलर का प्रयोग हुआ है कहाँ? मेसोपोटामिया में। देखिए, धौलावीरा एवं सुरकोटदा भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग हुआ है। याद रखिए कि धौलावीरा सुरकोटदा में जो भवन निर्माण है उसमें पत्थर के प्रयोग किए गए हैं। अब आते हैं एक एक टॉपिक पे, मतलब जो कुछ बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े नगर हैं हड़प्पा सभ्यता में, हम इसको देखते हैं पर्टिकुलरली। यहाँ से आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन उठे हैं, बने हैं, वो भाई साहब अल्टीमेट हैं। वो जो है ऐसे प्रश्न हैं जो अभी हाल में पूछ रहे हैं, हमने उसको सारा को डाल दिया है, एक एक करके हमने चुन लिया है और मैंने उसको सारा को डाल दिया है कि ये कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं इससे। यहाँ से जो, ये देखिए, यहाँ से जो कर लेंगे, जितने भी हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, रोजदी है, जितना भी मैंने निकाला है, आज जितना भी हमसे हो पाएगा हम उसको देखेंगे। बाकी का काम हम कल करेंगे इसमें, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक अभी छूटा हुआ है और हम नहीं चाहते कि हड़प्पा से कोई भी क्वेश्चन छूट पाए वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि देखिए, अब जो हड़प्पा से क्वेश्चन 2 तरीके से बनते हैं, जैसे यूपीएससी वगैरह है, उसमें जो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्चुअल हम इसमें करवाएंगे आगे, ठीक है। लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए, कहता है कि हड़प्पा में आ जाइए। हड़प्पा में कहता है कि हड़प्पा नगर की खोज जॉन मार्शल के निर्देशन में कौन किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में किया था, ठीक है। अब इसमें अलग बात है कि इसके पीछे कहानी एक लंबी चौड़ी कहानी है, हम कहानी में नहीं फंसेंगे, है ना। आगे चलिए, कहता है कि देखिए, यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला, यानी कि साहिवाल जिले, कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ देगा भाई, यहाँ से क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग हो जाता है। कहीं कहीं पूछ रहा है कि मोंटगोमरी जिले में, कहीं साहिवाल जिले में, ठीक है। मोंटगोमरी कहीं साहिवाल नाम है, याद रखिए। रावी नदी के किनारे है। अब एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रावी नदी के बाएं तरफ है कि दाएं तरफ है, ठीक है। तो इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा कि ये जो है आपका जो हड़प्पा है
वो रावी नदी के बाएं तरफ है। ये जो रावी नदी है, रावी नदी के बाएं तरफ हड़प्पा है। और जो ये है क्या कहते हैं, आप देखें कि मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के दाएं तरफ, इसको भी याद रखेंगे। यहाँ से छह के 2 कमरे, हाँ 2 कतार में धान के कोठार मिले हैं। कहाँ पे? हड़प्पा में, जिसको अन्नागार भी कहते हैं, जहाँ से गेहूं जौ के दाने के साक्ष्य मिले हैं। यहीं से, कहाँ से? हड़प्पा से। कहता है कि यहाँ से 7 के 2 पंक्ति में श्रमिक आवास भी मिले हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 7 के 2 पंक्ति में आवास, जो श्रमिक आवास मिले हैं उसको। कहता है कि हड़प्पा नगर का विभाजन 2 स्तरों में हुआ है। पहला गढ़ी क्षेत्र है और दूसरा निचला क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट लाइन, इसको याद रखिएगा। कहता है कि हड़प्पा में धोती पहने एक साधु की मूर्ति भी मिली है। और साधु की जो धोती है उसमें जो है वो जो आप देखें कि तिपतिया साल ओढ़े हुए भी है। आगे कहता है कि नटराज की आकृति जैसी चूने के पत्थर की एक नृत्य मुद्रा में एक मूर्ति मिली है। नटराज की मूर्ति हड़प्पा से मिली, भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नटराज की जो मूर्ति है, ठीक है, नटराज की जो मूर्ति है ये हड़प्पा से ही मिली है, ठीक है। और याद रखिए क्वेश्चन पूछता है कि नटराज के मूर्ति में कितने हाथ हैं। नटराज जो है तांडव डांस कर रहे हैं नटराज, मतलब भगवान शिवा, तो वो जो उनके जो है नटराज की मूर्ति उसमें कितने हाथ हैं, जरा कमेंट करके बताइएगा जिनको आता होगा वो। तो याद, मैं आंसर बताता हूँ कि नटराज की जो मूर्ति उसमें 4 हाथ हैं, याद रखें। हाँ, अब देखिए 5वें पॉइंट पे आते हैं। कहता है कि देखिए तांबे की गाड़ी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, कि तांबे की गाड़ी यहीं से मिली है और साथ ही यहाँ से कांसे के दर्पण भी मिले हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ भाई। आगे कि यहाँ से सिर के बल खड़े एक नग्न स्त्री के चित्र भी मिले हैं, जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया जा रहा है। इसी पौधे के आधार पर हम लोग जो है उसको जो है क्या कहते हैं कि उत्पादन की देवी के रूप में पूजते हैं। आगे कि यहाँ के कब्रिस्तान से कब्रगाह H और कब्रगाह R37 प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखिएगा। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, R37 कब्रगाह कहाँ से मिला? तो हड़प्पा से मिला है। और कब्रगाह H भी पूछा हुआ है कि कहाँ से मिला? तो हड़प्पा से मिला है। आगे कहता है सर्वाधिक मात्रा में अभिलेखित मुद्रा। अभिलेखित मुद्रा का मतलब क्या है? वैसे मुद्रा जिस पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में अभिलेखित मुद्रा हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, जबकि सर्वाधिक मात्रा में मुद्राएं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अभिलेखित मुद्रा हड़प्पा से, और प्लेन मुद्राएं या फिर कुछ पर आकृति बना हुआ मुद्रा, वो मुद्राएं प्राप्त हुई है कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। इसको ध्यान रखिए। कहता है कि शंख का बना बैल एवं पीतल का बना इक्का गाड़ी यहीं से प्राप्त हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये यूपीपीसीएस में शायद पूछा हुआ है ये, कि शंख का बना बैल और पीतल का बना इक्का गाड़ी यहीं से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो हड़प्पा से। एक है कि तांबे के इक्का गाड़ी ठोस पहिए के साथ यहीं से प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पे शंख का बना हुआ बैल एवं पीतल का बना हुआ इक्का गाड़ी है, यहाँ पर है तांबे के इक्के गाड़ी जिस ठोस पहिए के साथ। ये मिला है हमको हड़प्पा से, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। आगे ये मोहनजोदड़ो पे आते हैं। ये क्या भाई? देखिए अब आइए मोहनजोदड़ो पे। हाँ देखिए कहता है कि मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। इसकी खुदाई राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। हमने कहा, आपको बताया था कि राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खुदाई के लिए हड़प्पा सभ्यता से संबंधित खुदाई के लिए नहीं गए थे। ये गए थे कुषाणकालीन एक टीले की खोज के लिए, लेकिन इनको वहाँ मिल गया जो है एक बहुत बड़ा नगर। तो फिर जो है इनके जो है इन्हीं के भाग से जो है वो क्या कहते हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई हो गई। कहता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, और इस शहर का विभाजन 2 भागों में है, गढ़ी क्षेत्र और निचला क्षेत्र, ठीक है। कहता है मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार एवं अन्नागार मिले हैं। ये तो पहले से ही आप जानते ही होंगे। जो अन्नागार है इसमें 16 कमरे हैं, जिसमें श्रमिक आवास, जिसे श्रमिक आवास कहा जाता है। 16 कमरे वाली इस बैरक को जो है EGS मैके ने दुकान कहा है, जबकि पिगॉट महोदय ने इसे
कूली लाइन कहा है, मतलब जहाँ पे लोग मजदूर रहते थे उसको पीगट ने कूली लाइन कहा है। याद रखिएगा पीगट ने ही आगे क्या बताया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ हैं। आगे चलिए, कहता है कि देखिए कि यहाँ के मकानों में पकाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ है। कहाँ? हड़प्पा के मकानों में पकाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ है। यहाँ के सड़कों के पक्कीकरण के भी साक्ष्य मिले हैं। एकमात्र ऐसा शहर है मोहनजोदाड़ो जहाँ के सड़कों के पक्कीकरण के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। कहता है देखिए तिपतिया साल ओढ़े हुए, यानी कि तिपतिया वस्त्र ओढ़े हुए एक साधु की मूर्ति यहीं से मिली है। हमने वहाँ पर थोड़ा मेंशन कर दिया था, उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट, कि तिपतिया साल ओढ़े हुए साधु की मूर्ति यहीं से मिली है। यहाँ से एक श्रृंगी पशु के आकृति वाला एक मोहर भी प्राप्त हुआ है। अगर आपने मोहनजोदड़ो सिनेमा देखा होगा तो आपको पता होगा कि एक सिंग वाला जो मोहर होता है वो किस प्रकार से बहुत पवित्र माना जाता था, एक सिंग वाला मोहर, एक सिंग वाले पशु। कहता है कि मोहनजोदाड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, डांसिंग गर्ल, ठीक है, जो यहाँ तक पूरा हाथ में जो है वो चूड़ी पहने हुए। आज भी राजस्थान के जो लोग हैं वो यहाँ से, जो महिलाएं हैं यहाँ से यहाँ तक चूड़ी पहनती हैं, ठीक है। तो उनका जो हड़प्पा सभ्यता का जो कल्चर है वो आज भी राजस्थान में प्रिवेल करता है। कहता है कि यहाँ से सीप निर्मित बाट मिले हैं तथा सबसे अधिक मुद्राएं यहीं से प्राप्त हुई है। कहाँ से? तो मोहनजोदाड़ो से। हमने क्या बताया था कि सबसे ज़्यादा अभिलेखित मुद्रा, लिखी हुई मुद्रा प्राप्त हुई कहाँ से? तो हड़प्पा से। और अधिक मात्रा में मुद्राएं मिली है, सबसे अधिक मात्रा में मुद्राएं मिली है कहाँ से? तो मोहनजोदाड़ो से। अब देखिए, कहता है कि देखिए अभिलेख युक्त सर्वाधिक मुहरें या जो लिखित मुद्राएं जो है वो, हाँ अभिलेख, एक ये लाइन थोड़ा लगता है दोबारा आ गया है, मिस्टेक हो गया ये, तो आगे चलते हैं। कहता है कि एक मुहर पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति यहीं से प्राप्त हुआ है। एक मुहर पर पशुपतिनाथ की मूर्ति, जिसको हम आगे देखते हैं कि लॉर्ड शिवा भी बोलते हैं इनको, क्योंकि जो है इनके जो है 4 हाथ हैं, सॉरी इनके 2 हाथ हैं, लेकिन एक तरफ गेंडा और भैंसा, दूसरी तरफ जो है एक तरफ गेंडा और भैंसा, दूसरी तरफ बाघ और हाथी है ना। नीचे जो है उनके नीचे जहाँ पे बैठे हुए उनके नीचे जो है हिरण के मूर्ति चित्र बना हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उनके 2 सींग भी हैं। कहता है कि एक श्रृंगी पशु की आकृति वाले मुहर यहीं से प्राप्त हुए हैं। यहीं से सूती कपड़ा में लिपटे हुए अस्तूरे के साक्ष्य मिले हैं। याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सूती कपड़ा हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिए मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ। पता है कि सड़क के पक्कीकरण करने के एकमात्र साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। यहाँ से नाव के चित्र वाला एक मुहर प्राप्त हुआ है, ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नाव के चित्र या नाव के जो है खिलौने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नाव के चित्र या नाव के खिलौने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिए कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है और ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ठीक है, नाव के चित्र और नाव के खिलौने। आगे कहता है कि यहाँ के भवन पक्की ईंटों से निर्मित थे। मकानों में सभी सुविधाएं थी हड़प्पा से, सॉरी मोहनजोदाड़ो में। आगे चलिए, अब आइए कालीबंगा पे। अब कालीबंगा पे आ जाइए तो देखिए कहता है कि हाँ कालीबंगा वर्तमान राजस्थान लुप्त हो चुके घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है, ठीक है। कहता है कि इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने 1953 ईस्वी में किया था। यहाँ के दुर्ग का आकार वर्गाकार है। यहाँ से ईंटों के चबूतरे पर हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हवन कुंड वही यज्ञ वेदिका की बात हो रही है, ठीक है। कहता है यहाँ से जुते हुए खेत, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कहाँ से जुते हुए खेत मिले थे? तो कालीबंगा से हमको जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। कहते हैं जो प्राक हड़प्पा काल से के हैं, जो यहाँ के साक्ष्य मिले हैं। जो कहता है प्राक हड़प्पा का मतलब क्या हुआ? जो हड़प्पा काल के पहले का जो काल है। कहता है यहाँ से बेलनाकार मोहर प्राप्त हुए। बेलनाकार मतलब मेसोपोटामिया का मोहर प्राप्त हुए। कहाँ से? तो कालीबंगा से। बेलनाकार मतलब गोलाकार, ऐसे लंबा ऐसे बेलन जैसा मोहर प्राप्त हुआ, तो जो मेसोपोटामिया के मोहर है। यहाँ से एक शिशु के कपाल खंड मिला है। एक छोटा सा बच्चा है, उसका कपाल का जो खंड मिला है, जिसपे तीखे पैने जो है ना वो चीरे के निशान लगाए गए हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस काल में शल्य चिकित्सा के भी कुछ न कुछ अवशेष हमको मिलते हैं, ताकि उनको इलाज के दौरान जो है शायद बच्चे की मौत हो गई है, तो ऐसे प्रमाण मिलते हैं। जिस पर 6 छेद की गई है,
इसे पता लगता है कि इस काल में शल्य चिकित्सा संभव था। अब सोचिए कि ब्रेन का ऑपरेशन उस समय कर रहे हैं लोग। अब हमने भी नहीं देखा, जो प्रमाण मिलता है उसी के आधार पर, है कि नहीं। कहता है यहाँ की एक मुद्रा मिली, यहाँ से एक मुद्रा मिली है जिस पर व्याघ्र का अंकन है, बाघ का अंकन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये लोथल पे, लोथल भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्थल है, बार बार लोथल का जिक्र होता है। देखिए लोथल से 3-4 चीज इंपॉर्टेंट है, इसको काफ़ी ध्यान से देखिएगा। पता है कि जो लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1957 ईस्वी में किया था। गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे लोथल, है ना। देखिए यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड, यानी कि जो उस समय के पानी वाले जहाज थे वो इसी किनारे रुकते थे, यानी कि लोथल के किनारे डॉकयार्ड बनाए गए हैं। देखिए ऐसे बंदरगाह तो बहुत सारे हैं, वहाँ पे डावरकोट है, बालाकोट है, जो आप देखिएगा कि यहाँ पे ये है क्या कहते हैं, रोजदी में भी शायद बंदरगाह हुआ करता था। आप देखेंगे कि सुतका गेंडोर में बंदरगाह हुआ करता था। तो उनके बंदरगाह तो कई हैं, लेकिन यहाँ जो है गोदीवाड़ा बनाया गया है, यहाँ पर डॉकयार्ड बनाया गया है प्रॉपरली, कि आकर के शिप लोड अनलोड होते हैं यहाँ पर। पता है कि वृत्ताकार एवं चौकोर अग्नि वेदिका यहाँ से मिली है। देखिए कालीबंगा से भी अग्नि वेदिका मिला है, और यहाँ से यानी कि लोथल से भी, दो जगह, लोथल भी और कालीबंगा भी, कालीबंगा से भी आपको यज्ञ वेदिका मिली है। यहाँ से अनाज पीसने की चक्की भी मिला है, ये भी याद रखिएगा, है ना। मनका बनाने के कारखाने और सूती वस्त्र रंगाई के भी कारखाने मिले यहाँ से। मनका मतलब क्या होता है, मनका जो है एक हमारे के यहाँ जो है बिहार में पहले भैंस जो है वो पहनता था, वो लाल पीले जो वो जो होते थे ना, इसके चीनी मिट्टी टाइप के होते, तो पहले वो आदमी पहनते, इंसान पहनते थे मन के। तो उस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से आप देखो कि इस प्रकार से गुथे होते थे धागे में, और इसको मनका बोलते थे। देखिए यहाँ के मकान के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। यहाँ से 3 युग्मित समाधि मिली है। मतलब युग्मित का मतलब क्या है, उसमें 2 लोग दफनाए गए हैं। 3 ऐसे समाधि मिली है जो युग्मित है, जो मिला है लोथल से। साथ ही एक मम्मी भी यहाँ पे मिला है। मम्मी का मतलब जो समझते हैं, जो मम्मी का मतलब माता जी नहीं, मम्मी का मतलब वो मम्मी जो मिस्र में बनाए जाते हैं, जो इंसान मर जाता है उस प्रकार से तो बनाते हैं, मिला है, जो मिस्र के संपर्क के परिणाम बताते हैं। पता है कि एक मृदभांड पर पंचतंत्र वाले लोमड़ी के अंकन भी दर्शाए गए। वो पंचतंत्र वाला जो लोमड़ी है, वो जो है अंगूर खट्टे टाइप का, जो कहानी आपने सुना होगा, तो उस प्रकार के लोमड़ी का भी दर्शाया गया। आगे कि बनवाली पे आ जाइए, बनवाली। अब बनवाली पे आ जाइए तो कहता है कि वर्तमान हरियाणा के हिसार जिले में है, वर्तमान हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इसकी खोज 1773 ईस्वी में RS बिस्ट ने किया था, बनवाली की खोज। यहाँ से तांबे के कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई। यहीं से हल की आकृति का एक मिट्टी का खिलौना ही प्राप्त हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ भाई, हल की आकृति का मिट्टी का खिलौना कहाँ से प्राप्त हुआ। एक आगे पूछेंगे कि तांबे के हल, शायद ये भी पता है कि बनवाली की एक नगर योजना शतरंज की बिसात की जाल जैसी थी। यहाँ के नगरों में कोई विभाजन नहीं है। याद रखिएगा कि बनवाली का जो नगर योजना है वो शतरंज के बिसात जैसा है, मतलब चेस बोर्ड जो होता है चौकोर चौकोर करके कुछ इस तरीके से। यहाँ से तांबे का एक बानाग्र प्राप्त हुआ है। यहाँ के मुहरे एवं बटखारे, यहाँ से मुहरे एवं बटखारे प्राप्त हुए। कहाँ से, तो बनवाली से। अब है धौलावीरा पे आ जाइए। देखिए धौलावीरा है कहाँ, धौलावीरा जो है गुजरात में है। देखिए धौलावीरा जो है गुजरात के भचाऊ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1967 ईस्वी में जगपति जोशी ने किया था। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद कुआं होता है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, सफ़ेद कुआं। धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जिसका विभाजन 3 स्तरों में है, दुर्ग क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और निचला क्षेत्र। धौलावीरा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो लगता है 10 बार पूछा हुआ है। और यहीं से स्टेडियम भी प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से ही। इसका विभाजन पहले तो 3 भागों में है, दूसरा यहाँ से स्टेडियम भी प्राप्त हुआ है, और तीसरा कि यहाँ पे जल मैनेजमेंट यानी कि पानी के मैनेजमेंट के बहुत बढ़िया प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि इस इलाके में धौलावीरा में बहुत सारे ऐसे तालाब बनाए गए हैं, और लगभग वो जो है पक्की तालाब टाइप से बनाए गए, उसके जो फर्श उसको पक्की कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप एक बार क्वेश्चन पूछा। यहाँ से जल प्रबंधन विशिष्ट है। इसमें जल को रोकने के लिए 16 से ज़्यादा जलाशय बनाए गए हैं। याद रखिएगा, इस ये यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। अब आइए रोपड़ पे।
कहता है कि पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई 1953-54 में यज्ञदत्त शर्मा ने किया था, रोपड़। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। देखिए, ये तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई है। कहता है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य रोपड़ से भी मिला है। और याद रखिए कि एक जम्मू कश्मीर में कौन सा स्थल है, गुफा करल, बुर्जहोम। हाँ, बुर्जहोम और गुफा करल से भी हमको मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। कहता है स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले खुदाई रोपड़ में ही हुई थी। रोपड़ में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के कुछ अन्य नगरों में सुरकोटदा गुजरात, रंगपुर गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, कोटदीजी पाकिस्तान में, चांदोदुलो पाकिस्तान में है। ये कुछ अलग नगर है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। देखिए अब यहाँ से जो है आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन जो कि मैंने बनाया हुआ है, आर्थिक जीवन है, सामाजिक, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन है, हड़प्पा सभ्यता के धर्म एवं दर्शन है, हड़प्पा सभ्यता का विज्ञान एवं तकनीकी है, हड़प्पा सभ्यता में और भी बहुत सारे जैसे माप और तौल है, हड़प्पा सभ्यता के जो निर्यात और आयात हैं, वाणिज्य व्यापार हैं, उस सारे को मैंने जो है एक करके एक टॉपिक में और भी लाना है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा और जो है उसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है, आगे कल हम इसको सेकंड वीडियो में आगे बढ़ाएंगे हम। तब तक के लिए देखिए एक काम कीजिए, आप लोग थोड़ा चैनलवा ना शेयर करवा दीजिए और थोड़ा सा जो सब्सक्राइब करवा दीजिए जल्दी, तो हम और इसमें